क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लीजिए यहाँ पर अपन साइंस का पेपर सोल्व करेंगे। 27 फरवरी का जो पेपर है उसके लिए यहाँ पर अपन क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, आप तो अच्छे से तैयारी करो और इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पूरे के पूरे क्वेश्चन आने के चांस हैं। देखिए, मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है। देखिए, मानव का जो ऐसा भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है उसे दृष्टि पटल कहा जाता है। ठीक है, और इसे इंग्लिश में रेटिना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना के दृष्टि पटल पर बनता है। ठीक है, पादप में जाइलम जो उत्तरदायी होता है, पादप में जाइलम जो है वो जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन क्या है? कोयला और पेट्रोलियम जो है ना, वो आपका जीवाश्म ईंधन है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया है? कैल्शियम ऑक्साइड की जो जल के साथ अभिक्रिया है वो है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है? तो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो होती है आपकी उपचयन। कैसी होती है? उपचयन होती है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, इसमें ये ऊपर जो दी गई अभिक्रिया है वो अभिक्रिया किस प्रकार की है? ठीक है, तो यहाँ से ये अभिक्रिया जो है ना, ये विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आ जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ाएं। यहाँ पर अपन देखते हैं इसको इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, है ना। तो इंग्लिश मीडियम के लिए आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए रेटिंग यानी रेटिना पर, और दूसरा जो रहेगा वो आपका सी ऑप्शन रहेगा, ट्रांसफर ऑफ वाटर। और ये आपका जाएगा कोल एंड पेट्रोलियम। फोर्थ नंबर के लिए अपन यहाँ पर बात करते हैं तो फोर्थ नंबर का जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन राइट। फिफ्थ की बात करते हैं तो यहाँ से आपका फिफ्थ हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और आपका जो ये रहने वाला है ये डिस्क्लेमेंट रिएक्शन आ जाएगा। कर पाओगे? चलिए आगे बढ़े। और अगला है आपका रिक्त स्थान। चलिए रिक्त स्थान को पढ़ते हैं। तो एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो 10% होता है। ठीक है, वहां युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है, ऐसी युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा को के प्रवाह को उत्क्रमित कर देगी उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है आपका विभक्त वलय। ठीक है, विभक्त वलय। विभक्त। अच्छा, हरे पौधे जो है अपना भोजन जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो यहाँ पर जाएगा भोजन। नर संतान के लिए जो उत्तरदायी गुणसूत्र होता है वो होता है वायु गुणसूत्र। ठीक है, वायु गुणसूत्र होता है नर संतान के लिए। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग है वो किस तरह का दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। प्रकाश के अवयवी वर्णों का विभाजन को, ठीक है, प्रकाश के अवयवी वर्णों के विभाजन को क्या कहते हैं? विक्षेपण कहा जाता है। विक्षेपण। ठीक है, हो गया। अब ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। चलिए यहां से हो गया है ये। थोड़ा छोटा कर दे ताकि आपको नजर आ जाएगा। ये हो गया, इतना कर लोगे आराम से। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं अगला है सत्य और असत्य। चलिए, तो तीसरा आपका सत्य सत्य है। तो इसमें क्या है? एड्रेनलिन हार्मोन सभी शारीरिक अंगों की वृद्धि करता है क्या? तो सभी शारीरिक अंगों की वृद्धि नहीं करता है, ये बात असत्य है। ठीक है, ये करता क्या है? तो ये आपका गति और रक्तचाप को बढ़ाता है। मस्तिष्क के दो भागों में विभाजित किया जाता है। मस्तिष्क को दो भागों में विभाजित किया जाता है क्या? नहीं, मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित करते हैं। इसलिए भाई साहब कितने भागों में विभाजित होता है? 3 भागों में। और 3 का नाम क्या है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें वस्तु दिखाई देती है। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही तो हमें वस्तु दिखाई देती है। तो ये बात आपकी ट्रू हो गई है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है आपका 746 वाट होता है क्या? तो बिल्कुल ये बात भी आपकी ट्रू है, सत्य है। ठीक है,
एटीपी का पूरा नाम, ठीक है, एटीपी का जो पूरा नाम है वो आपका अमीनोसिन डाइफॉस्फेट होता है क्या, ठीक है। तो एटीपी का नाम, पूरा नाम ये एडिनेसिन है, वो अमीनोसिन नहीं है, तो इसलिए ये बात होगी आपकी असत्य। और एटीपी का पूरा नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए, ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट हो गया। चलिए, जीव अपने भोजन के पोषण के लिए पौधे पर निर्भर करते हैं क्या, तो ये बात आपकी सत्य है। जीव अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। चलिए, ये ट्रू फॉल्स है नीचे वाले, तो इसको भी आप देख लीजिए। पहला जो है वो आपका फॉल्स है, दूसरा जो है वो फॉल्स है, तीसरा जो है वो ट्रू है, फोर्थ आपका ट्रू है, ठीक है, फिफ्थ आपका फॉल्स रहेगा, और 6 नंबर का आपका ट्रू रहेगा। हो गया भैया, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला है आपका सही जोड़ी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सही जोड़ी है। चलिए पहला पढ़ते तो विभवांतर का मापन, तो विभव या विभवांतर हो वोल्ट मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विभवांतर का जो मापन है वो वोल्ट मीटर है, और विभव का आमीटर, ठीक है। देखिए नेत्र गोलक के लिए आपका आ जाएगा 2.3 सेंटीमीटर, नेत्र गोलक के लिए क्या जाएगा 2.3 सेंटीमीटर, दूसरा है सॉरी। वृक्क, वृक्क के अंतर्गत आ जाएगा आपका उत्सर्जन, वृक्क के अंतर्गत किया जाएगा उत्सर्जन, ठीक है। साधारण नमक का जो सूत्र है, साधारण नमक का जो सूत्र है वो है NaCl, ठीक है। सरल रेखीय पथ, सरल रेखीय पथ का जाएगा आपका यहाँ पर प्रकाश किरण, और इंसुलिन आ जाएगा रक्त में शर्करा का नियमन, रक्त में शर्करा का नियमन, ठीक है। हो गया इतना। यहाँ से आपका आ जाएगा मैच द कॉलम, ये हो जाएगा पहला जो है इसका जाएगा वोल्ट मीटर, दूसरे का जाएगा 2.3 सेंटीमीटर, तीसरे का जाएगा आपका यहाँ से, फोर्थ का जाएगा आपका NaCl, और फिफ्थ ये, और 6 ये, ठीक है भैया। हो गया, हो गया। चलिए आगे बढ़ें, एक वाक्य में उत्तर को देखते हैं अब, ठीक है। देखिए 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं मैं अपन मिश्रातु, मिश्रातु भी बोलते हैं इसे, और मिश्र धातु भी बोलते हैं, दो नाम है ना, मिश्र धातु या मिश्रातु। रेफ्रिजरेटर यानी कि शीतलन तथा अग्निशामन की में उपयोगी कार्बन का जो नाम बताइए वो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हो गया, हो गया इतना। चलिए तीसरा जो है, पादपों में तने के वृद्धि में सहायक हार्मोन्स का नाम बताइए, तो जिबेरेलिन, ये हो जाएगा आपका जिबेरेलिन। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा रोग होता है, घेंगा। एक अशुद्ध शक्ति बराबरी पे कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। हो गया। अम्ल और क्षार अभिक्रिया बनने वाले उत्पाद का नाम बताइए, तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद होते हैं लवण और जल, लवण एवं जल, राइट रहेगा इसका, ठीक है। हो गया इतना। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम के लिए रहेगा, ये थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप ले सकते आराम से। हो गया, ठीक है भैया, ये चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, और आपका क्वेश्चन नंबर जो ये यहाँ से है 6 से है, चलिए इसको अपन PDF के थ्रू पूरा समझ लेते हैं। ये अब यहाँ से अपन विज्ञान का सेट D का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। आप तो बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करना, मैं पूरा समझाने की कोशिश मेरी तरफ से तो 100% दूंगा,
लेकिन यदि आप अच्छे से टॉप करना चाहते हैं तो देखो बेटा, धैर्य और शांति ही आपको अच्छे नंबर दिला सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि देखिए, संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिकों का एक एक उदाहरण देना है आपको। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि हाइड्रो जो कार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन, इसके दो भाग होते हैं। ठीक है, एक होता है संतृप्त और दूसरा होता है आपका असंतृप्त। अब जो संतृप्त होता है ना, उसमें आता है एल्केन और असंतृप्त में आता है एल्किन और एक और आता है एल्काइन। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब क्या है, एल्केन मतलब पहले वाला, देखो नंबर मैंने पढ़ा दिया अभी आपको पहले भी एक वीडियो में पहले से ही, अब यहाँ पे इतना डिटेल तो नहीं बता सकते। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। ठीक है, ठीक है, मेथ रहेगा तो उसमें जोड़ देंगे एन, एल्केन का एन, एल्किन का अंत वाला, देखो अंत वाला इन, और एल्काइन तो इसका क्या जाएगा, आइन। तो मेथ था तो यहाँ पर क्या है, पहले एन है तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और एल्किन वही में क्या बन जाएगा, एल्कीन, तो मेथीन, एथीन। ठीक है, थोड़ा यहाँ से देखिए, संतृप्त जो होता है ना, उसमें केवल और केवल एकल सहसंयोजी बंध होते हैं। ठीक है, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा आबंध होता है, एक आबंध होता है, तो वो कहलाता है एल्केन के अंतर्गत। तो वो संतृप्त हो गया क्योंकि एल्केन संतृप्त के अंदर है। असंतृप्त में क्या आ जाएगा, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें, ठीक है, एक या अधिक, मतलब जिनमें एक या अधिक द्विबंध या त्रिबंध होता है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, एक बंध की नहीं कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है कम से कम, जैसे मान के चलो यहाँ पर ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, कितनी बार है कार्बन, 4 बार। तो कम से कम एक बार तो उसमें या तो द्विबंध रहेगा, द्विबंध, या फिर कम से कम एक बार उसमें क्या रहेगा, त्रिबंध रहेगा। बस ये कहना चाह रहा है। ठीक है, कि ऐसे वे हाइड्रोकार्बन या ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक बार, ठीक है, या अधिक बार द्विबंध या त्रिबंध होता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ में आ गया है। तो एल्केन समूह के जितने भी कार्बनिक यौगिक है वो आपके संतृप्त कार्बनिक यौगिक है, और एल्किन और एल्काइन समूह के जितने भी आपके कार्बनिक यौगिक है वो आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। उदाहरण पे बेटा आप लिख सकते हैं, मीथेन भी कहते हैं इसे, मेथेन भी पढ़ते हैं ना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। और असंतृप्त के उदाहरण में क्या लिख सकते हैं अपन, मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ठीक है, एथाइन, ठीक है, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, कर पाओगे आराम से। अब इसी का सेम नीचे राइट वन एग्जाम्पल ईच ऑफ, ठीक है, अंडरस्टैंड कार्बनिक कंपाउंड। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों भी। ठीक है, मैं हिंदी में समझाता जाऊँगा, बाकी चीज़ें आपको समझ में भी आ जाएगी। देखिए, दहन अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो दहन का मतलब क्या होता है, पहले तो दहन शब्द समझो आप। दहन का मतलब क्या होता है, वायु की उपस्थिति में जलना, वायु की उपस्थिति में जलना। ठीक है, वायु की उपस्थिति में जलना क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। अब बेटा कोई भी वस्तु यदि वायु की उपस्थिति में जलेगी तो सबसे पहली चीज़ है किसी की चीज़ को जलाएंगे, तो जलाएंगे तो उजाला आएगा कि नहीं आएगा, उजाला होगा, हाँ होगा भैया, प्रकाश होगा, मतलब उजाले का मतलब क्या अपना प्रकाश। अच्छा, गर्मी अर्मी आएगी कि नहीं आएगी, उष्मा तो आएगी बेटा, उसमें भी उष्मा भी आएगी भैया, है ना। तो ध्यान से सुनो। और यदि अपने थोड़ी बहुत गीली लकड़ी है या कोई सी भी चीज़ है तो आप ध्यान से देखना, ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं भी आपने देखा होगा कि थोड़ी बहुत उसमें नमी रहेगी लकड़ी में, तो दूसरे सिरे से क्या रहेगा, एक बुलबुले की तरह, पानी के बुलबुले की तरह निकलेगा, धुआं की तरह, मतलब धुआं तो निकलेगा पर पानी की तरह थोड़ा थोड़ा निकलेगा, मतलब नमी रहेगी तो थोड़ी बहुत, तो वो क्या आएगी बेटा, उसमें पानी। और पानी है और कोई सी भी लकड़ी जलती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है। समझ में आया, बात नहीं आया। तो हमने क्या कहा कि दहन अभिक्रिया क्या है कि जिसमें ऊष्मा भी निकलेगी और प्रकाश भी निकलेगी। तो अधिकतर कार्बनिक यौगिक
वायु में जलने पर, अधिकतर कार्बनिक यौगिक वायु में जलने पर प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। सीधी सी बात है। क्या उत्पन्न करेंगे वो? एक तो प्रकाश उत्पन्न करेगा और एक ऊष्मा उत्पन्न करेगा। बस इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? दहन अभिक्रिया कहते हैं। समीकरण आप कर सकते हैं, CH4 है प्लस ऑक्सीजन है, ठीक है। तो एक तो आ गया, बता ही दिया मैंने कि ऊष्मा निकलेगी, प्रकाश निकलेगी, और एक और क्या आएगा? पानी निकलेगा H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब संतुलित कर दो इसे। संतुलित का मतलब ये है कि बराबर होना चाहिए। तो H कितनी बार है? यहाँ 4 बार है। यहाँ कितनी बार है? 2 बार। तो जैसे 2 बार किया तो O भी कितनी बार हो गया? यहाँ से 2 ये 4 हो गया। तो O 4 करने के लिए 2 का गुना यहाँ भी करा। सही में आ गया? नहीं आया भैया? सिंपल है। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी लेंगे हमारे स्क्रीनशॉट। अच्छा, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? जीवन के अनुरक्षण के लिए आप कौन कौन से प्रक्रियाओं को आवश्यक मानेंगे? देखिए, जीवन के अनुरक्षण के लिए हम तो पहले तो पोषण, न्यूट्रिशन मतलब शरीर के अंदर पदार्थों का संवहन, तो ये दूसरा आ जाएगा आपका संवहन। तीसरा आ जाएगा आपका, ठीक है, पोषण, संवहन, श्वसन, और चौथा आपका जाएगा उत्सर्जन। ठीक है भैया, सही आ रहा है कि जा रहा है? ठीक है, कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप कौन कौन से प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? तो पोषण को, एक श्वसन को, एक संवहन को, और एक उत्सर्जन को आवश्यक मानेंगे। इतना सा लिख देना आपको बस कि है ना, कि जीवन के अनुरक्षण के लिए हम पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और संवहन को आवश्यक मानेंगे। हो गया? ठीक है। अच्छा, इसका तो क्या कह रहा है? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने ले लिया है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? देखो, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से, यहाँ से करो डायरेक्ट, ये हटाओ, मारो गोली आगे को, क्योंकि समय कम है, इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत भी नहीं है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होगा? तो कमी से होगा श्वसन क्रिया प्रभावित होगी भैया। ठीक है, शरीर को ऊर्जा कम मिलेगी। अब जब शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो शरीर को ऊर्जा कम मिलेगी। क्यों कम मिलेगी? क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होगी। अब ऊर्जा कम मिलेगी तो व्यक्ति को थकान महसूस होगी, काम नहीं करेगा, है खाएंगा आराम उतेगा नहीं बिल्कुल। ठीक है नहीं भैया? हाँ, मतलब लाई नहीं करेगा। समझ में आया भैया? ठीक है, तो क्या है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? तो इसकी कमी से श्वसन की क्रिया प्रभावित होती है। ठीक है, शरीर में ऊर्जा की कमी मिलेगी, कम मिलेगी, या शरीर में ऊर्जा की कमी होगी, जिससे क्या होगा? जिससे हमें थकान महसूस होगी। क्यों होगी कब ऊर्जा की कमी? तो वो भी कारण दे सकते हैं आपके, क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी, इसलिए शरीर में ऊर्जा की कमी होगी। सेम नीचे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे लेंगे स्क्रीनशॉट। ठीक है, अच्छा, ठीक है, यहाँ से देखिए, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? द्विखंडन में क्या होता है? इसमें एक कोशा प्रायः 2 समान भागों में विभक्त हो जाता है। जब मतलब एक जीव जो विभक्त होगा, मतलब एक कोशिका और 2 बराबर भागों में टूट जाती है, तो उसे कहते हैं द्विखंडन। और जब एक कोशिका अनेक कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, बहुत सारी कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, 2 या 2 से अधिक, तो और प्रत्येक जीव नए जीव को निर्माण कर देता है, तो इसको प्रक्रिया को कहते हैं बहुखंडन। यानी यहाँ पर आपको द्विखंडन और बहुखंडन दोनों की डेफिनेशन ही लिखनी है, कुछ नहीं करना है ना। ठीक है, तो इसमें एक कोशिका से 2 समान जीव, इसमें एक कोशिका 2 समान भागों में विभक्त हो जाती है और 2 नए जीवों को जन्म देती है। और इसमें एक कोशिका अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और अनेक जीवों को एक साथ जन्म देती है। कोई रटना जरूरी नहीं है कि नहीं यार कि साहब मैं ही कलेक्टर नहीं है, कि नहीं साहब मैंने पढ़ाया जो ही पढ़ोगे साहब, है नहीं। ठीक है, तुम्हारी कोचिंग में, स्कूल में, तुम्हारे मानसा भवन ने, तुम्हारे गांव ग्रामीण क्षेत्र में, देखो ग्रामीण क्षेत्र के जो
टीचर होते हैं उनके देखो अधिकतर वो सर के रूप में तो रहते ही नहीं, आप सब जानते हैं कि भैया या फिर आप दीदी के रूप में उनको लेते भी हैं। तो कारण वही है और वही मेहनत सच्चे हितैषी आपके वही है, क्योंकि एक संबंध जो होता है भैया, जिनको आपके जो स्कूल को पढ़ाते हैं उनको भैया कहते हो, दीदी कहते हो, ठीक है, तो वो जो है वो एक संबंध आपका एक सगे की तरह होगा। और वो कभी भी नहीं चाहते हैं, वैसे तो कोई भी टीचर नहीं चाहता है कि यार उसके पास पढ़ने वाला बच्चा ठीक है टॉपर ना बने, अच्छे स्कोर ना करे, सभी की चाहत होती है। पर लेकिन क्या होता है, ये जो ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं ना, ये गुमराह रहते हैं। गुमराह मतलब गुमशुदा हो जाएगा भाई साहब, आपकी मेहनत करी, पता चल रहा है बड़े बड़े कोचिंग वाले, ये जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, है ना, अब अंत में क्या कह दोगे, अरे यार फलाने का पन्ने तो नहीं, वो फलाने को यूट्यूबर था, उन्हें फलाने का यूट्यूबर का पन्ने पढ़ा था और वहीं से पूरा पेपर आया। नहीं बेटा, साल भर वो दीदी, वो भैया, वो गाँव के अपने सर, ठीक है, कोचिंग के मार साहब, उन सब की मेहनत का नतीजा है। कोई मेरे बाप की ताकत नहीं है साहब, मैं तो केवल यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझा सकता हूँ, क्लास दे रहा हूँ। आपको समझ में इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई है, भले वहाँ समझ में नहीं आया, पर इसलिए भले समझ में आ गया नहीं आया, पर कारण उन्हीं को ही इस चीज़ का, ठीक है, इस चीज़ का श्रेय उनको ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वहाँ पर आपको उन्होंने इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया और यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए वो डायरेक्टली समझ में आ रहा है। तो हमेशा प्राथमिकता आपको आपकी कोचिंग को, ठीक है, आपके स्कूल के टीचरों को, और साथ में जो आपके ग्रामीण क्षेत्र में कोई आप जहाँ कोचिंग जाते हैं, कोचिंग में दीदी और भैया ही रहते हैं अधिकतर, सर तो बहुत कम कहते हैं, गाँव वाले बच्चे हैं ना, तो जो दीदी भैया है उनको ही कहना माना करो अधिकतर, क्योंकि वही सच्चे आपके हितैषी है। समझ में आ गया है? मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे बच्चों के मैं अच्छे अंक प्रोवाइड कर सकूँ, बस यही उद्देश्य, और कोई उद्देश्य नहीं है। जिन बच्चों ने अभी तक बेटा पेड एप्लीकेशन नहीं लिया है, मात्र आपका पूरा कोर्स जो 10th का सिलेबस है, यदि वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो मात्र 300 रुपये में पूरे ऑल सब्जेक्ट का था। यदि एक सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं, केवल एक ही सब्जेक्ट का, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सब कुछ मिल जाएगा। मॉडल पेपर मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चन मैं दूंगा कि जो 99% एग्जाम में आ रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि असली दूंगा, नकली दूंगा, मेरा भी अनुभव है बेटा, मैं भी 10 साल 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, इस फील्ड में हूँ, मुझे पता है कौन से क्वेश्चन कहाँ आते हैं। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट का आपका 100 रुपये का है, चाहो तो आप एक सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, आपको खरीद लो, उसके बाद में देख लो वहाँ पे कहाँ पे मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो भी दिया है प्रॉपर कि कैसे आपको ऐप डाउनलोड करना है, क्या प्रोसेस करनी है, कैसे मॉडल पेपर खरीदने हैं। ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि पता चल रहा है कि जिस बच्चों को मेरे साथ जुड़ना था और वो कोशिश कर रहा है कि कहाँ मिलेगा, उसी में रह गया हो, क्योंकि बेटा अपने औकात नहीं है, अपन भी छोटे मोटे इंसान हैं। ठीक है, 2000 बच्चों की मेरे पास सीट है। एक तरह से समझ सकते हैं कि मैंने जो ये एप्लीकेशन है वो अपनी पर्सनल नहीं है, एक वेबसाइट के थ्रू बनवाई है, और वेबसाइट वाले का 40% हिस्सेदारी जाती है बेटा। अब 2000 तक की सीट है, उसमें आपने अभी तक आपका नंबर नहीं कराया ऐड, तो ऐड कर लो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। मॉडल पेपर नहीं लिए हैं तो मॉडल पेपर कैसे खरीदे वो भी आपको दिख जाएगा, 2 वीडियो है। ठीक है, एक में आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन और किस तरीके से मॉडल पेपर देखना है वो मिल जाएगा, और एक पर सीधा आपके प्ले स्टोर की लिंक है। ठीक है, तो वीडियो वाले को देखना है आपको और कर लेना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे लोगे तो आपको पकी पकाई खीर मिल रही है, डायरेक्ट चम्मच से खाना है। देखो परागन क्या है? देखिए परागन का मतलब क्या है? वहाँ प्रक्रिया जिसमें पराग कोश से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। वहाँ प्रक्रिया जिसमें क्या होगा, पराग कोश से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुँचेंगे, उसको कहते हैं परागन। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जैसे मान के चलिए ये आपका यहाँ पर एक ठीक है, ये आपका फूल हो गया, फूल बहुत अच्छा फूल बनाया नहीं मैंने। ठीक है बेटा, ये हमारे यार, चलो ये इसी की जड़ हो गई। यहाँ से ये फूल हो गया एक, ये फूल हो गया एक, ये फूल हो गया एक। तो यहाँ पर इसके ऊपर रहता है ये पराग कोश। क्या रहता है? पराग कोश। समझ में आ रहा है? पराग कोश में क्या पाया जाता है? पराग कण पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। मैंने लाइन पूछते जाऊंगा, आपको समझ में आती जाएगी। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? पराग कण पाए जाते हैं। तो ये जो पराग कण जाएगा कि पराग कोश जाएगा? तो पराग कण जाएंगे, क्योंकि पराग कोश के भीतर कौन है? पराग कण है। तो ये जो पराग कण है, ठीक है, ये कहाँ जाएंगे? वर्तिकाग्र होता है नीचे, यहाँ पर स्त्री केसर में वर्ती, ठीक है, वर्तिकाग्र। ठीक है, तो पराग कणों का
सीधी सी बात है, पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना। सही लाइन समझ में आ रही है कि पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना हमारी कहलाती है परागन। सिंपल सी बात है। अब पराग कण कहाँ पाए जा रहे हैं? तो पराग कोश में पाए जा रहे हैं। तो हम कह देंगे कि पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को हम परागन कहते हैं। समझ में आ गया भैया? नहीं आया? ठीक है। बाकी ये चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसी चीज़ें करा रहा हूँ अंतिम समय में कि आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं आएगी, कि वहाँ प्रक्रिया जिसमें परागकोश से परागकण जो वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं उसे कहते हैं परागन। और परागन जो होता है बेटा दो प्रकार का होता है, आपका स्वपरागन होता है और एक परपरागन होता है। व्हाट इज पोलिनोमिस? ठीक है, तो पोलिनेशन इज द प्रोसेस इन विच पोलेन ग्रेन्स रीच द स्टिमा फ्रॉम द एंथर। बस इतना सा लिख दोगे, बाकी ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बेटा अपने को हिंदी मीडियम का याद है, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम में बात ही नहीं पड़े फालतू में, ठीक है। नहीं तो पोलिनेशन के पोलिनोमिनेशन को ना कहीं पढ़ लूँगा अपन, ठीक है। बाकी आंसर सही है ना, ये समझना है। क्या है, मैं हिंदी मीडियम को पढ़ाता हूँ तो बेटा हिंदी मीडियम का नॉलेज है, जो कुछ है सामने है, मैं गलत जानकारी किसी बच्चे को नहीं देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देखना है आपको, आंसर भी आपको हिसाब से आपने कहीं से तैयार किए तो वो कर लेना, बाकी तो ये कर ही सकते। पढ़ोगा, मैं समझा तो रहा हूँ, ट्रांसलेट कर सकता है बच्चा, ठीक है। अच्छा, रजोधर्म या ऋतुस्राव क्या होता है, इसकी अवधि कितने दिनों की होती है? तो सबसे पहले चीज़ है कि रजोधर्म या ऋतुस्राव क्या होता है कि अंडे से निषेचन ना होने की स्थिति में जब ये महिलाओं में होता है, लड़कियों में होता है, ठीक है, लड़कियों में होता है बेटा। तो लड़कियां जब क्या होती है, गर्भधारण करने योग्य हो जाती है, मतलब कुल मिला के बात यह है कि वो गर्भधारण करने योग्य हो जाएगी, माँ बनने लायक हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या है, समय के अनुसार, वातावरण के अनुसार, क्या छोटी छोटी बच्चियों में भी समय से पहले, ठीक है, उनमें ये प्रक्रिया चल हो गई, रजोधर्म या ऋतुस्राव, ठीक है, मासिक धर्म, ठीक है भैया। तो जब क्या होगा उनमें कि गर्भधारण होने की अवस्था में, जब अब गर्भधारण होने की अवस्था में है, तो गर्भधारण होने की अवस्था में उनकी जो गर्भाशय है, तो गर्भाशय की दीवार पर एक मोटी मार्शल की परत जम जाती है। अब गर्भधारण नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है, तो गर्भधारण नहीं हुआ तो उस अवस्था में क्या हो, वो जो गर्भाशय की दीवार उसमें मोटी परत तो जम रही है। क्यों जम रही है? क्योंकि ये एक तरह का भ्रूण की रक्षा करने के लिए परत होती है बेटा, ठीक है। जैसे बच्चा बच्ची, ठीक है, जब इनको क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, इंग्लिश में प्रेगनेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, जब उनमें गर्भधारण हो जाता है तो उस अवस्था में क्या होता है कि उसकी भ्रूण की रक्षा करने के लिए परत बनती है। तो परत हमेशा बनती ही रहती है बेटा, ठीक है। यदि गर्भधारण हो गया तो वो स्थिर हो गई। अब नहीं हुआ गर्भधारण तो उस अवस्था में वो टूटेगी। अब वो टूटेगी तो धीरे धीरे वो तो खून की तरह रहेगी यार, ठीक है, खून की लिछड़ी की तरह। तो अपन कह सकते हैं कि मार्शल की परत जो है धीरे धीरे टूट जाती है और योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। बस इसे अपन ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं, ठीक है भैया। समझ में आ चुकी है कि अंड के निषेचन ना होने की अवस्था में गर्भाशय की दीवार पर जो जमी मार्शल परत होती है, मोटी परत होती है, वो धीरे धीरे टूट जाती है, ठीक है, और तथा योनि मार्ग से रुधिर और म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाती है बेटा। इसे क्या कहते हैं? ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं, ठीक है। इसे मासिक धर्म भी कहा जाता है। अच्छा, इसकी अवधि कितनी होती है? जो आपकी बुक है उसके अनुसार 5 से 6 दिन होती है, लेकिन आप सब जानते हैं बेटा ये चीज़ें तो हमारी गुड़िया उनको पता ही है कि 7 से 8 दिन भी के, ठीक है, वो स्नान 7 से 8 दिन के बाद में स्नान करती है, ठीक है। चलिए हो गया, यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनन क्या है? जनन याद ही नहीं कहीं भैया, अरे औलाद पैदा करना, ठीक है, औलाद पैदा करना। अपने ही समान प्रत्येक जीव जो रहेगा, प्रत्येक जीव वो अपने ही समान, कुत्ता है तो कुत्ता कुत्ती के जन्म देगा, बिल्ली है तो बिल्ला बिल्ली का जन्म देगा भैया, ठीक है। मनक है तो हाँ सही बात है बेटा, मनक है तो मनक के जन्म नहीं दे, आजकल जानवर के जन्म देने लग गया अभी। आजकल के जो लड़के हैं लड़कियाँ है वो मनक में आई कहाँ, ठीक है। अरे बाप दिन रात मेहनत करता है तुम्हारा, थोड़ी लज्जा कर लो रे, शर्म कर लो, तुम भी जो हो ऐसे तो सुन लो, तुम ही कराओ, हाँ तुम ही कह रहा हूँ दादा, लाज शर्म कर लो थोड़ी सी। बाप तुम्हारा दिन भर मेहनत करता है, माँ जो है बेचारी दिन रात, तुम पढ़ते हो ना तो उठ के 4 बजे रात से पढ़ती हो या 5 बजे रात से उठ के पढ़ती हो, तो वो माँ जो है नहीं वो सोएगी नहीं, वो साइड में बैठी बैठी देगी, मैं नानी सर चाय बनाई दो कहीं है,
और तुम क्या मक्कारी करते हो, या यदि आप प्रॉपर नहीं पढ़ोगे, ये किनको धोखा दे रहे हो तुम? तुम्हारे माता पिता को धोखा नहीं दे रहे हो। मूर्ख वो नहीं है, मूर्ख तुम हो। गवार वो नहीं है, गवार तुम हो कि जो वो तुम पे भरोसा कर रहे हो और तुम मक्कारी कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो दादा। ठीक है, अच्छा तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें नहीं की है तो कहेगी गुस्से ही जाएगा अब इतना में। ठीक है, बट पढ़ रहे हैं उनकी बात नहीं है, जो नहीं पढ़े उनकी बात है। तो बेटा माता पिता का भरोसा मत तोड़ो। ठीक है, और कोई की नहीं राखो दादा, मेरी नाक तो राख दो, मेरी नाक मत काटो बेटा। नाक का मतलब होता है, आप सब जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कहा जाता है नाक को इज्जत है। मेरी इज्जत इतनी राख देना दादा कि कम से कम तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो जो बच्चे, ठीक है, कि वो अच्छे नंबर स्कोर कर लेना, बस। मेरी और कोई इच्छा नहीं है। 75 नंबर का पेपर है, भगवान कसम देखो यार, मैंने कभी भी गलत जानकारी नहीं देता हूँ। 75 के 75 नंबर आएंगे, अभी भी आप कर सकते हो। तुम स्वयं को क्यों नहीं पहचान रहे हो? अभी भी तुम्हारे अंदर वो क्षमता है कि तुम 75 के 75 नंबर, वास्तविक बता रहा हूँ, तुम मानो भले मत मानो। अरे मैंने ऐसे ऐसे गधों को पढ़ाया नहीं ऑफलाइन कोचिंग में, ऐसे ऐसे निकम में कि जिनको है ना सही से, ठीक है, हिंदी पढ़ना भी याद नहीं, वो भी 65-70 नंबर आखिरी तक ले आए, पर वो भीतर से जाग जाते हैं। ठीक है, अभी व्यक्ति क्या है बेटा, एक बार ठोकर खा ले सुधर जाए तो अच्छी बात है। अभी तक जो हुआ, अभी भी आपके पास में इतना समय है। अभी आखिरी टाइम पे पढ़ रहे हो तो भाई साहब अच्छे तरीके से पढ़ो, रिलैक्स होकर पढ़ो। पेपर कोई कठिन नहीं आएगा। ये लोग आपको भड़का रहे हैं बस कि पेपर कठिन आएगा, ये आएगा, वो आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे, बिल्कुल सीबीएसई पैटर्न पे नहीं दे दे एमपी बोर्ड, ये हो जाए फलाना टाइम का। तुम्हारा हाथ जोड़ लो तो दादा, बहुत सरल पेपर आता है, हर साल पढ़ाऊँ यहाँ। ठीक है, ज़्यादा भाषणबाजी नहीं करें क्योंकि पढ़ाने का उद्देश्य है, पढ़ा रहे हैं। बाकी किसी दिन बैठेंगे भागवत जी में, ठीक है, वो तो गंगा भी नहाएंगे, गीता भी सुनाएंगे, ज्ञान वाली बात बड़ी बड़ी बतलाएंगे, कर्म योग विधि योग आत्मा का स्वार मंत्रों द्वारा समझाएंगे, आत्मा का सार जो मंत्रों द्वारा समझाएंगे। अरे कथनी न करनी में देखो, जब इनकी तो भुगला समन देखो ये ललचाएंगे। ठीक है, भुगला समन देखो ये ललचाएंगे। अरे कि महाराज में लोग गीता, ये गुरुजी में लोग काम नहीं है अपना भैया। ठीक है, तो आप समझो बेटा, ध्यान से पढ़ो, मेहनत करोगे, मेरा काम है रास्ता बताना, रास्ते पे चलोगे तो अच्छा स्कोर करोगे, रास्ते पे नहीं चलोगे तो तुम्हारे हिसाब से देख लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्या कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया? कोई 2 कारण वह लिखिए। तो मेंडल ने निम्न कारणों के प्रयोग से मटर का पौधा चुना। अब भाई साहब क्या है, मटर का मतलब क्या है? ठीक है, बटला, गांव में क्या कहते हैं अपन, बटला, खूब खाया हो रहा होगा अभी तो तुमने। ठीक है, तो जो मटर है, मटर के पौधे का चयन क्यों किया उन्होंने? क्योंकि मटर का पौधा जो होता है वो आसानी से कहीं भी उगाया जा सकता है। 1 साल का होता है, 1 वर्षीय होता है। ठीक है, 1 साल होता है, इसका जीवन काल कैसा होता है? छोटा होता है। तो भाई साहब मनुष्य ने यदि 20 साल तक प्रयोग किए तो एक साथ उसने 20 से 30 तरह के पौधे बो दिए, मान के चलो 10 ही तरह के पौधे बो दिए, तो एक ही साथ कितने, 1 साल में कितना रिसर्च कर ली उसने? 10 पौधों पे रिसर्च कर ली, मतलब अलग अलग क्वालिटी की। ठीक है, फिर उसने अगले साल फिर 20 पौधे बो दिए, तो एक ही साल में कितने पौधों पर रिसर्च कर ली? 20 पे, तो 20 ने 10 कितने हो गए? 30, तो 2 साल में 30 पौधों पर रिसर्च हो गया। ये तो मैंने अंदाज मार बताया तुम्हें। 100 पौधों पर रिसर्च कर लो तो एक ही साल में 100 पौधों पर रिसर्च हो गई। ठीक है, अब पता चल रहा है कि 10 साल 20 साल तक एक ही पौधा चला के ना, फिर बाद में ठंड में बल जाए तो ये मामला है। तो मटर का पौधा आसानी से कहीं भी उगाया जा सकता है। मटर का पौधा जो होता है 1 वर्षीय होता है, इसका जीवन काल जो होता है वो छोटा होता है, यहाँ द्विलिंगी होता है, इसमें कई विपरीत लक्षण होते हैं, इसमें पर परागण द्वारा आसानी से संकरण कराया जा सकता। कोई भी 2 लिख देने हैं, जम गया मामला। द्विलिंगी होगा, विपरीत लक्षण हो गए, कहीं भी उगाया जा सकता है, इसका जीवन काल छोटा होता है। लो साहब, सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है। एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस क्या होता है? देखो, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं जब एक समय में कितनी जोड़ी? 1 जोड़ी। ठीक है, 1 जोड़ी विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं तो उसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। और जब 2 जोड़ी, कली परिभाषा में 1 जोड़ी की जगह पे लिख दोगे 2 जोड़ी, बस साहब बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, समझ में आया है कि जब एक समय में 1 जोड़ी विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करता है यह, तो उसे कहते हैं एक संकर क्रॉस। और जब एक समय में 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करेंगे तो उसे कहते हैं, ठीक है, द्विसंकर क्रॉस। हो गया। अब यहां से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा ये।
अभी तक भी एप्लीकेशन में नहीं जुड़े तो भाई साहब रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है आपसे, मान लो मेरी बात, ठीक है, बाद में धोखा ही खाओगे रे, ठीक है। तो अभी तक नहीं जुड़े क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें बेटा यहाँ भी कोशिश करो, तुम्हारे सामने मेहनत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहे, जो मेहनत करेगा उसका फल मिलना चाहिए ही चाहिए। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो एप्लीकेशन के अंदर जुड़ जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? महिलाओं एवं पुरुषों के गुणसूत्र में क्या अंतर है? महिलाओं और पुरुषों के गुणसूत्र में क्या अंतर है? तो देखिए, मनुष्य में गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो 23 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है मनुष्य में? 23 जोड़ी होती है। कोई पूछ ले कि पूरे गुणसूत्र कितने हैं, तो एक जोड़ी का मतलब होता है 2, तो 23 जोड़े हैं तो 23 का कितना हो जाएगा पूरा? 46। समझ में आ गई बात? नहीं है, कितने गुणसूत्र है टोटल? 46, 46 है, ठीक है। और महिला और पुरुष में एक समान गुणसूत्र कितने हैं? 22 जोड़े। 22 जोड़े यानी कि गुणसूत्र की संख्या कितनी हो गई? 44, ठीक है। तो 44 तो एक जैसे रहेंगे। अब बचा कौन सा? 23वां अंत वाला, मैंने 45 और 46। समझ में आ गई बात? नहीं है, तो ये अलग अलग इसलिए बताया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते आता है। बोलो, एक मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी जोड़ी होती है? जोड़ी तो 23 जोड़ी। कुल गुणसूत्र की संख्या, तो कुल गुणसूत्र की संख्या है 46, ठीक है। अच्छा, महिला और पुरुषों में कितने गुणसूत्र एक समान होते हैं? तो 44 होते हैं। अच्छा, कितने जोड़ी गुणसूत्र एक समान होते हैं? तो 22 जोड़ी लिख देना। जोड़े के हिसाब से पूछे तो 22 से 20 जोड़े करना है, और गुणसूत्र की पूछे तो 44 46 करना है। समझ में आ गई बात? नहीं है। चलिए, तो मनुष्य में गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो 23 जोड़ी होती है। महिला एवं पुरुष में 22 जोड़ी गुणसूत्र तो समान होते हैं। महिला और पुरुष में कैसे रहेंगे? 22 जोड़ी गुणसूत्र तो समान होते, लेकिन 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 बबुआ 23वां जोड़ा जो होता है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, क्योंकि इसी पर निर्भर होता है कि औलाद लड़का होगी कि लड़की होगी, डोहर होगी कि चलो समझ में आया। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 23 जोड़ी होती है। महिला एवं पुरुष में 22 जोड़ी गुणसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है, जो महिला में XX और पुरुष में XY होता है, ठीक। और ये Y निर्भर करेगा, ये Y निर्भर करेगा जब ये महिला में तो XX है ही, ठीक है। तो ये Y निर्भर करेगा, ये Y भले इस X से जुड़े या इस X से जुड़े, कोई इसी से भी जुड़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली औलाद जो होगी वो लड़का लड़का पैदा होगा। समझ में आया? अच्छा बेटा, क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? संचारण को परिभाषित कीजिए। संचारण को परिभाषित आपको करना है, ठीक है। संचारण को परिभाषित आप करोगे तो क्या कह रहा है संचारण? कि देखिए, कोई भी धातु जो है वो नमी के संपर्क में आती है ना, तो कोई भी धातु जो होती है वो नमी के संपर्क में आती है, तो या रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आती है तो वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। अरे भैया, ठीक है, ओए ओए जंग लग गई रो पे जंग, समझ में आएगी बात? नहीं है, उसे कहते हैं संचारण, ठीक है भैया। तो जब कोई धातु वायु या नमी या फिर रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। अच्छा, संचारण के उदाहरण की बात करें, उदाहरण तो इसका उदाहरण ये है लोहे पर जंग लगना। संचारण का उदाहरण है, ये तरीका नहीं है। लोहे पर जंग लगी, ठीक है, कीट चढ़ गई, कीट, ठीक है। अच्छा, संचारण का तरीका उपाय क्या है? मतलब इससे संचारण की सुरक्षा के 2 तरीके, ये तो आते आता है और इस साल आएगा संचारण की सुरक्षा के 2 तरीके, कि इस पर पॉलिश कर दो, पेंट कर दो, पेंट करके, जस्तीकरण करके, मिश्र धातु बना के। 4 बता दी मैंने, क्या क्या वो लिखोगे भैया? कि पहला क्या लिखोगे? ठीक है, पॉलिश करके, पेंट करके, ठीक है, रंग पोत के, रंग करके मतलब, ठीक है, मिश्र धातु बनाकर, जस्तीकरण करके। समझ में आ गया भैया? नहीं आया? चलिए आगे बढ़े। वायु में गमन करती एक प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। वायु में गमन करती एक प्रकाश की किरण जल में कैसी प्रवेश कर रही है? तिरछी। तो जब तिरछी प्रवेश कर रही है, क्या प्रकाश की किरण ये अभिलंब है बेटा? क्या है? अभिलंब है, गलती से लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं।
तो अभिलंब से दूर हटेगी। बताइए क्यों? ध्यान देना, छोटी सी बात देखो, वायु जो होगी, वायु इसमें थोड़ी थोड़ी गैप रहेगी, गैप रहेगी मतलब थोड़ी सी जगह रहेगी, विरल, ठीक है। और पानी जो है, पानी में अपने को सांस लेने में कठिनाई आए कि नहीं आए? क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, थोड़ी गैप कम है, ठीक है। तो इसको कहेंगे सघन। और विरल का मतलब होता है थोड़ा दूर, विरल का मतलब क्या होता है? दूर, याद रखना है। सघन मतलब होता है पास, याद रखना ना बेटा, छोटी सी बात, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, क्वेश्चन को ऐसे आएगा वहां पर आगे लिख दोगे। वायु जो है वो कौन सा माध्यम है आपका? तो विरल माध्यम है। पानी कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। अच्छा, विरल का मतलब क्या होता है? दूर होता है। सघन का माध्यम मतलब क्या होता है? पास होता है। इतनी चीजें क्लियर है? तो कोई भी वस्तु जो दूर है तो दूर से कहाँ आएगी? पास आएगी। तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और अभिलंब से दूर हटना मतलब दूर जाएगी। तो जब कोई भी प्रकाश की किरण है वो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। सुन लो ध्यान से, कि जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वहां अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी कि दूर से आएगी तो कहां जाएगी? पास जाएगी। ऐसे कैसा सेम कंडीशन यहां पर भी हो रहा है, क्योंकि वायु जो है आपकी वो विरल है, विरल है तो मतलब दूर, और पानी जो है पास, पास यानी कि सघन, ठीक है। पानी यानी सघन, सघन मतलब पास, ठीक है। तो भैया क्या हो रहा है उसको सुनो ध्यान से, कि प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। क्यों झुकेगी? क्योंकि जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश जो होता है वो धीमी हो जाती है और तथा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसलिए प्रकाश की किरण, कोई जरूरी नहीं ऐसा लिखो, जो जब वो याद कर सकते हो। मैंने बोला है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में भी आती है तो वहाँ अभिलंब की ओर झुक जाती है। और यहाँ वायु जो है आपका एक विरल माध्यम है और जल जो है सघन माध्यम है, इसलिए वो अभिलंब की ओर झुकेगी। सीधी सी बात है, घबराने का नहीं रे बाबू। ए बाबू भैया, हो गया? ए विनोद चलिए, हाँ आगे बढ़े। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्य दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? वरीयता मतलब होता है प्राथमिकता, ठीक है। वरीयता मतलब हो गया प्राथमिकता। अच्छा, पश्य दृश्य का मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए, ठीक है। पीछे का दृश्य देखने के लिए, जैसा एक वाहन है, ये ट्रक है आपका, और ट्रक में यहाँ पर ये कांच लगा रहा है, साइड मिरर जिसको कहते हैं, ठीक है। तो क्यों प्राथमिकता देते उसे? क्योंकि भाई साहब अब आपके मर्जी में बताओ मेरे को कि ये कांच अपन ने ना ट्रक में लगाया तो क्यों लगाया? भाड़ में जाए विज्ञान साइंस, अपने हिसाब से बताओ कांच क्यों लगा होगा? पीछे का वाहन देखने का लेन लगाएंगे और कैसे लगाएंगे? तो ये सही बात है बेटा, कि जो पीछे के वाहन होंगे, अच्छा उस कांच में आपने देखा चित्र उल्टा बनेगा, उल्टी गाड़ी दिखेगी नहीं, तो उल्टी नहीं दिखे तो फिर कैसी दिखे? सीधी दिखे। अच्छा, अब कांच कितना बड़ा है आपका? इतना बड़ा। वाहन कितना बड़ा रहे पता है? इन्हें मोबाइल में भी नहीं घुमाए, ठीक है। वाहन किस तरह का? बड़ा रहेगा तो उसका छोटा प्रतिबिंब बने ना गाड़ी को, कि बड़ो बने गाड़ी से, तो अपन कहा छोटो बनेगा, गाड़ी तो कहीं बड़ी रहे, छोटो कांच में जरा सी बड़ी दिखे, सही में ही बात नहीं है। तो अच्छा, दूर की गाड़ी भी दिख जाए क्या? दिख जाए। तो 3 शब्द मैंने पूछे आपसे, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है, ठीक है। वो जो वस्तु थी, पीछे का वाहन था, उससे छोटा चित्र बन रहा है कि बड़ा बन रहा है? तो आपने कहा कि छोटा बन रहा है। तीसरी बात और की कि भाई साहब दूर का वाहन भी दिख जाए क्या? हाँ दिख जाए। तो दूर के वाहन को कहते हैं दृष्टि क्षेत्र, तो दृष्टि क्षेत्र इसका बहुत जानदार रहेगा। तो भाई साहब ये लिख दो। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्य दृश्य दर्पण के रूप में इसलिए लगाते हैं, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्य दृश्य दर्पण के रूप में इसलिए लगाते हैं क्योंकि इससे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है, और इसका दृष्टि क्षेत्र के साथ रहता है बहुत अधिक होता है, इसलिए पीछे का जो है विस्तृत क्षेत्र दिखाई देता है। तो अतः आप कह सकते हैं कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्य दृश्य के रूप में लगाते हैं। वो लिख दिया अपन ने, सिंपल है, कठिन तो नहीं लगा। शब्द का चयन करो कि उत्तर में कहाँ इसका उत्तर छिपा है।
तो उत्तर में 3 चीज तो बात ही बताई अपन ने कि भैया इसका प्रतिबिंब जो होगा वो सदैव सीधा बनेगा, छोटा बनेगा और दृष्टि क्षेत्र इसका बहुत जानता रहेगा। इसलिए भाई साहब इसको लगाएंगे, जब फायदा ही नहीं है उससे तो कैसे लगाए फिर। अब जैसा मेरे साथ जुड़ने में आपको फायदा नहीं है तो आप ऐप के अंदर जुड़ोगे क्यों? ठीक है, तो बेटा ऐप के अंदर अभी तक नहीं जुड़े हैं और जिनको फायदा चाहिए 90% का प्लान है, 95% का प्लान है आपका, ऐसा आप चाहते कि नहीं हम भी हमारे माता पिता का नाम रोशन करें, तो बेटा फायदा है मेरे पास जुड़ने में, जुड़ो। और जब माई बाप का नाम रोशन नहीं करना है कि उनको उनकी नाक काटनी ही है, अपने को फेल होना ही है, तो मत जुड़ो। और क्या कहूँ, मैंने ये थोड़ी कहा कि नहीं यार जुड़ोगे जब भी बनेगा। अच्छा मेहनत आपने की नहीं की, मैं पकी पकाई खीर दे रहा हूँ आपको बेटा, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से प्रोवाइड करा रहा हूँ, मॉडल पेपर दे रहा हूँ, सॉल्यूशन दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ। और अभी भी अपन सोच रहे कि नहीं 200-400 बधाई जी का बचे कि नहीं करोड़पति बन जाएगा, लखपति बन जाएगा। ठीक है, और अभी 500 रुपये का अपन लत्ता ले लाएंगे एक जोड़ी, 300 का लत्ता ले लाऊंगा ब्याह में इतना में। अरे बेटा हर कहीं खाई जाओगा, नाश्ता में खाई जाओ, इतना तो कर लो, मौका है। पढ़ाई पे जो व्यक्ति स्वयं पे खर्च नहीं करता वो किस काम का ही नहीं है। चलो आगे बढ़े। अच्छा आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसका थोड़ा सा, ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं सबको पता भी होगा कि तारे इसलिए टिमटिमाते हैं कि ये पृथ्वी से क्या है, बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब इससे प्रकाश की किरण जो इससे तारों से चलने वाली जो प्रकाश की किरण है वो वायुमंडल की विभिन्न परतों से आकर धरती पर आती है। तो इन परतों का घनत्व जो है वो बदलता रहता है, इनका अपवर्तनांक भी बदलता रहता है। तो इसी तरीके से जब तारे से कोई भी प्रकाश की किरण आती है तो वो विभिन्न परतों में आती है, तो देखो तो वो हिलती डुलती देगी। अच्छा होता क्या है वास्तव में, जैसे मान के चलो यहाँ तारा है, भैया तारा को तो चित्र याद होएगा, हाँ लो लो भैया लो, ठीक है ये तारा है, ठीक है। और ये यहाँ पर धरती आ गई है बीच में जगह, यहाँ तक धरती समझ लो, यहाँ पे अब मनुष्य खड़ा खड़ा देख रहा था, ये खड़ा है, ये लो गलत हुई तो चित्र सही बनी दूँ, ठीक है। तो बेटा ये आपका तारा हो गया, समझने की कोशिश करना है। हाँ टॉपर है नहीं अपन चित्र बनाने में, तुम्हें पता नहीं है क्या, दिख रहा होगा तुम्हें चित्र बनाने में कैसा एक्सपर्ट है अपन। ये है बाबा भुजंगी, ये हो गया स्माइल। चलो यहाँ से देखेगा व्यक्ति तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जैसे ऊपर देखोगे तो बेटा नीचे की जो परत रहेगी वो धरती की नीचे की परत जो रहेगी इतनी एरिया ज़्यादा गर्म हो गया, गर्मी में देखा होगा आपने, है नहीं, तो गर्म ज़्यादा हो गया। ठीक है, फिर इससे इतना वातावरण पाया मान के चलो, तो यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा वातावरण आ गया, समझने की कोशिश करना है। ठीक है, फिर अब ऊपर गए तो और सूरज आया और ज़्यादा गर्म हो गया, फिर और सूरज के पास गए तो और ज़्यादा गर्म हो गया। ठीक है, मतलब जितने ऊपर बढ़ते जाएंगे मतलब अपन उतने ही क्या होगा, गर्मी वातावरण बढ़ता जाएगा। अब ये यहाँ से प्रकाश की किरणें अब गर्म आई तो भाई साहब कभी ये गर्म का मतलब है कि ये कभी सघन माध्यम में जाएगी, कभी विरल माध्यम में जाएगी। और सघन और विरल माध्यम का मतलब ये होता है कि कभी तो अविलंबी की ओर झुकेगी, कभी दूर हटेगी, कभी पास आएगी, कभी दूर हटेगी। तो ये ऐसे डिंग डोंग करेगी, ये कभी दूर हटी फिर पास आई, फिर दूर हटी फिर पास आई, फिर दूर हटी फिर पास आई। और ये आँख फाड़ के देखे यहाँ, तो ये तो उसका तारा तो अब हले, ये तारा जी तो हले तो हले नहीं भैया। ठीक है, वो प्रकाश की किरण जो है विभिन्न परतों से आ रही है तो उनका घनत्व बदलता रह रहा है, अपवर्तनांक भी बदलता है। तो विभिन्न परतों के कारण और प्रकाश का अपवर्तन की घटना के कारण, ठीक है, ये जो तारे जो हमें कैसे दिखाई देते हैं, इनकी स्थिति बदलनी हुई दिखाई देती है, इसलिए हमें तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। समझ में आ गया बात नहीं, याद समझ में आ भी गया होगा मेरे हिसाब से। आंसर आपने दूसरी जगह से याद कर लिया है, समय बर्बाद मत करो, हाथ जोड़ के निवेदन है। क्वेश्चन का आंसर याद है तो डायरेक्ट आगे स्किप करके जाओ, और जो आंसर नहीं याद है उसको समझो। समझ में आ गई बात नहीं भैया, चलो हो गया होगा मेरे हिसाब से तारे। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न ना, तो हर जगह रटा दिया होगा अब लग तो, ठीक है। चलिए, नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं? ठीक है, नेत्र की समंजन क्षमता आप जानते हैं कि नेत्र द्वारा निकट से दूर की वस्तुओं को, ठीक है, इतना से लिखेंगे अपन, नेत्र द्वारा निकट से, लिख दूं के नीचे, नेत्र द्वारा निकट से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट, बाकी अब उसमें ही लिखा है,
स्पष्ट रूप से देखे जा सकने की क्षमता को ही नेत्र की समंजस क्षमता कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट रूप से देखे जा सकने की क्षमता को क्या कहते हैं? ठीक है, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। समझ में आ गया है भैया? तो बोलो जल्दी से कि नेत्र द्वारा निकट से दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखे जा सकने की क्षमता को कहते हैं नेत्र की, ठीक है, समंजन क्षमता कहते हैं। ये कोई लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से अपन क्षमता को ही करके लिख देना। को ही कर पाओगे? बोलो हाँ, जल्दी बोलो। हो गया? आगे बढ़े। अच्छा, अब ये किसी विद्युत परिपथ की व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें दो के 3 सेलों, 2 ओम है ये बेटा, ओम रहेगा है ना, 2 ओम है, यहाँ पर लिखने में नहीं आया है, ऐसा ओम का चिन्ह रहेगा। 2 ओम के 3 सेलों की बैटरी, 5 प्रतिरोधक और 8 प्रतिरोधक, ठीक है, 2 प्रतिरोधक एवं 1 प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित है। चित्र है, ये चित्र आपके सामने, ये यहाँ पे लिखा देखो, 2 वोल्ट है बेटा, 2 वोल्ट है। गलती से मैंने ओम बोल दिया था। ये क्वेश्चन में यही आंसर, ये कर लोगे, चित्र करके जाना है भाई साहब, ओ भैयू, ठीक है, कर लोगे? जल्दी बोलो, कर पाओगे? अच्छा, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों में संयोजित करने के क्या लाभ है? ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा मेरे को क्वेश्चन डाउट है, 1 मिनट पढ़ लें तो बेटा, थोड़ा सा गलत दिख रहा है ना, पढ़ने में लग रहा है ऐसा है ना। रुक जाओ, श्रेणी क्रम की जगह मतलब समांतर क्रम होगा, कहीं ना कहीं होगा इसमें एक चीज और। ये छाप तिलक सब छीन ली रे मुन्नी ना मिलई के। देखो क्वेश्चन क्या है वो, कि श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ है? ये बोल रहा है कि श्रेणी क्रम की जगह पर अपन किस में लगा रहे हैं? समांतर क्रम में लगा रहे हैं। पार्श्व क्रम को कहते हैं समांतर क्रम। तो देखो, श्रेणी क्रम में युक्तियों में समान धारा प्रवाहित होती है, मतलब सर्किट। ये श्रेणी क्रम को आप समझ सकते हो बेटा, सर्किट बने लिया। अब सर्किट बनाओगे तो यदि एक लट्टू यहाँ से यहाँ तक सर्किट है, इसमें एक लट्टू यहाँ टांग दिया, एक लट्टू यहाँ टांग दिया, एक यहाँ टांग दिया, एक यहाँ टांग दिया, मान के चलो यहाँ का फॉल्ट हुआ तो पूरी सर्किट खराब हो जाएगी। याद है कि नहीं याद है? ठीक है। और यदि मान के चलो ये जो बल्ब है, इसको भी यहाँ पे जोड़ा, इसको भी यहाँ पे जोड़ा, इसको भी यहाँ पे जोड़ा, इसकी डोरी भी यहाँ पे जोड़ी, तो मान के चलो ये बल्ब खराब है, तो बताओ ये खराब होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इसकी डोरी तो अलग है, इसकी भी अलग है, इसकी भी अलग है। समझ में आ गई बात? नहीं है। तो इसको कहते हैं बेटा पार्श्व क्रम, अलग अलग। ठीक है। तो श्रेणी क्रम में संयोजित युक्तियों में समान धारा प्रवाहित होती है, जबकि प्रत्येक युक्तियों को उनके ठीक प्रकार से कार्य के लिए अलग अलग धाराओं की आवश्यकता होती है। ठीक है। एक में भाई साहब पहले का लट्टू लगा दिया वो लाल, एक में सफ़ेद बल्ब लगा दिया, एक में 900 वाट का 9 वाट का लगा दिया, इसमें 10 वाट का लगा दिया, इसमें 100 वाट का लगा दिया, तो अलग अलग लाइट की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो यही कह रहा है कि श्रेणी क्रम में संयोजित युक्तियों में समान धारा प्रवाहित होती है, जबकि प्रत्येक युक्ति को उनके ठीक प्रकार से कार्य संपन्न करने हेतु अलग अलग धाराओं की आवश्यकता होती है, जो कि कहाँ पर निर्भर है? जो कि पार्श्व क्रम में ही संभव है, श्रेणी क्रम में नहीं। इसके अतिरिक्त कोई युक्ति खराब हो गई तो श्रेणी क्रम में कोई युक्ति खराब हो गई तो सारी की सारी युक्तियां कार्य करना बंद हो जाएगी। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। जबकि पार्श्व क्रम में एक युक्ति खराब होने पर या बंद होने पर दूसरी बंद नहीं होती, वो कार्य करती रहती है। आया समझ में? हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं ध्यान से। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? देखिए, दही जो होते हैं, दही और खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और अम्ल जो होता है वो धातु से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, पहली बात तो ये। और पीतल भी एक धातु है, कॉपर भी धातु है, तांबा भी धातु है, ठीक है। दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है और पीतल से अभिक्रिया करके जिंक
एवं कापर बनाता है। मतलब जो होता है अम्ल होगा, मतलब जो अम्ल वो पीतल से अभिक्रिया करके क्या करेगा, जिंक और कापर बनाएगा। तांबे से क्रिया करके कापर के लवण बनाएगा, जो कि विषाक्त होते हैं। विषाक्त का मतलब होता है जहरीले होते हैं। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में क्या नहीं रखना चाहिए, खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। ठीक है भैया, आगे समझ में नहीं आया? चलिए आगे बढ़ूं, ये कर सकते हैं आप। और जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? देखिए, जल की अनुपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन धनायन नहीं देते। जो एच धनायन नहीं देंगे वो आपके अम्ल नहीं होंगे। तो जल की अनुपस्थिति में जो होते हैं अम्ल एच धनायन नहीं देते हैं, जो कि अम्लीय व्यवहार का एक कारक है। मेन काम क्या है, यदि एच धनायन देगा तो ही उसको अम्ल की प्राथमिकता की श्रेणी में अपन रखेंगे। ठीक है, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्लों का व्यवहार अम्लीय नहीं होता। सिंपल है, कठिन नहीं है कुछ भी। कि वो बोला कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल जो है वो एच धनायन नहीं देते हैं दादा, और जो कि अम्ल का एक व्यवहार का कारक है, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो क्या कह रहा है हमारा, एक ग्वाला, ये गिलास नहीं बेटा ग्वाला है, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। ताजा दूध का पीएच मान 6 से बदलकर क्षारीय क्यों बना देता है? इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? इतना प्रश्न है आपका। अब आंसर क्या कह रहा है उसको देखो ध्यान से, कि देखिए ताजे दूध का पीएच मान होता है 6 होता है। अब इसको बदल कर वो थोड़ा क्षारीय क्यों बना लेता है? इसका आंसर अपन देख रहे हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है वो क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। और इसे दूध में मिलाने पर दूध का पीएच मान बढ़ जाता है और 7 से अधिक हो जाता है, अर्थात दूध कैसा होता है, क्षारीय हो जाता है। अब क्षारीय रहेगा जो फटेगा नहीं, वो धीरे 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 8 पे पहुंचा दिया उसने, 8 से फिर गिर के आएगा 7 पे, जब तक तो तपा लगेगा, फिर उससे पीएच मान बढ़ जाएगा। तो ये 6 हो गया, फिर 5 हो गया, इधर जैसे गिरता जाएगा वैसे दूध फटता जाएगा। समझ में आगे बात नहीं आई? कि बेकिंग सोडा जो है वो क्षारीय होता है और जिसका पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। दूध में इसको मिलाते हैं तो दूध का पीएच मान बढ़ जाता है, वो दूध का पीएच मान भी किससे अधिक हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा, अर्थात दूध क्षारीय हो जाता है। अब इसमें उसने आपसे पूछी 2 बातें। दूसरी बात क्या पूछेगी, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? अब दूध में दही बनो, अरे दादा उसको क्षारीय कर दिया। अब क्षारीय कर दिया है तो वो धीरे धीरे उसका मान गिरेगा। अब गिरेगा जब, इसलिए तो भाई साहब एकदम से नहीं गिरेगा, ये बोल रहा है। तो बेकिंग सोडा में मिले दूध का जो पीएच मान होता है वो साधारण दूध के पीएच मान से अधिक होता है, इसलिए दही बनने में इसे अधिक समय लगता है। यहाँ से आप कर सकते हैं बढ़िया से ही। इसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अथवा है कि धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? उदाहरण देकर समझाइए। तो ये बताइए, ये थोड़ा सा यहाँ पर रॉन्ग है, इसको कैसे लिखना है आपको वो समझा देता हूँ। कि धातु के साथ अम्ल से अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो क्या निकालती, प्राय हाइड्रोजन गैस निकालती। अब यहाँ पर अपन एक धातु ले लेते हैं Zn, तो H2SO4 हो गया अम्ल। तो क्या निकलेगी जल्दी से देख के बताओ, H2 हाइड्रोजन गैस, H2 निकल गया, बचा क्या है, ये धन आयन है, ठीक है, और SO4 ऋण आयन है, तो ये इसके साथ जुड़ गया, और ये जो मामला है H2 वाला ये तो बाहर निकल गया, बचा जो बताओ Z10SO4। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, फिर से एक बार बोलने की रखी। अपन ने धातु ली है जिंक प्लस H2SO4 हो गया आपका अम्ल, हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो हाइड्रोजन गैस को अलग फेंक दो, बचे जिसको मिला के लिख दो, तो J10 बचा और यहाँ से SO4 बचा तो SO4 लिख दो। तो ये हो गया इसका उदाहरण बेटा, ये उदाहरण में लिखना आपको है ना, ठीक है, ये मत लिखना मैंने जो लिखा था पहले वाला, ये गलत कर दिया है बच्चों ने ना। रहेगा ध्यान बेटा बाबू, ध्यान रहेगा नहीं रहेगा, बोलो जल्दी से। अगला पर्यावरण
क्या है या पर्यावरण किसे कहते हैं। देखो पर्यावरण किसे कहते हैं ये सबको पता है कि हमारे जो बचपन से हम छठी क्लास से 5वीं क्लास से पढ़ता है वही लिखना है। हमारे चारों ओर से घेरे हुए वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। याद रहेगा, पर्यावरण किसे कहते हैं कि हमारे चारों तरफ से घेरे हुए वातावरण को हम पर्यावरण कहते हैं। हो गया। चलिए, शाकाहारी और मांसाहारी से आप क्या समझते हैं? लो इधर सुन लो। वो सारे के सारे जीव जो आपके पेड़ पौधों का भक्षण करते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, उन पर निर्भर रहते हैं, मतलब फल पर, उनके फूल पर, इस तरीके से, तो वो कहलाएंगे आपकी, उनकी पत्तियों पर, तो वो कहलाएंगे आपके शाकाहारी। सीधी सी ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। भेड़, बकरी, गाय, पालतू पशु, खरगोश आदि, ये सब शाकाहारी। मांसाहारी जो मुर्गा न, तीतरा न, कि बकरा न, बकरी न, कुत्ता न, टेकड़ा न, टेगड़ी, सब खाई जाए, वो क्या कहलाएगा? मांसाहारी। कि वे जंतु जो अपने पोषण के लिए केवल किसका भक्षण करते हैं? मांस का भक्षण करते हैं। ठीक है, ठीक है, मांसाहारी कहलाते हैं। भेड़िया, शेर, बिल्ली, भैया मनक, अरे मनव जो है, मनक, मनक मतलब मानव, मानव जो है ना वो दो ही तरफ है। मानव जो है बेटा किस तरफ है? मनुष्य, मनुष्य जो है किस तरफ है? दोनों तरफ है। ठीक है, रात में तो मुर्गा ने, तीतरा ने समझा खाई खुई लेगा, आने सुबह से जाएगा भगवान का है लंबोटी को, भगवान तो हाथ जोड़ो है भगवान। ठीक है, तो भैया रात को तो क्या बन गया? वो मांसाहारी बन गया। ठीक है, और सुबह हुई नहीं धोई के क्या बन गया? शाकाहारी बन गया। ठीक है, तो दोनों का मिक्स हो गया सर्वाहारी, सर्वाहारी। याद रहेगा। और एक चूहा, मनुष्य भी भीतर भीतर चले और चूहा भी भीतर भीतर चले, मतलब बाहर से कहीं ना बाहर भीतर से कहीं। तो इसी तरीके से बेटा सर्वाहारी के दो उदाहरण हो गए, मनुष्य और चूहा। याद रखना, चूहा भी क्या है? दो ही तरफ है, जैसा मिले वैसा काम कर ले। ठीक है बेटा, तो ध्यान रहेगा बाबू कि सर्वाहारी किन्हें कहते हैं? वे जीव जो पेड़ पौधे और जंतु दोनों पर निर्भर होते हैं, मतलब जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव होते हैं वो कहलाते हैं सर्वाहारी। याद रहेगा, छोटी सी बातें हैं, बढ़िया से कंप्लीट करनी है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। आघात वर्धिता एवं तन्यता का अर्थ समझाइए, या फिर ध्वनिक या सोनोरस किन्हें कहते हैं? तो आघात वर्धिता एवं तन्यता का अर्थ क्या है? आघात वर्धिता, धातुओं का वह गुण जिसके कारण भी पीटने पर चादर के रूप में बदल जाती है। ठीक है, जब हम किसी धातु को पीटते हैं तो वो चादर के समान फैल जाती है, उसके इसी गुण को आघात वर्धिता कहते हैं। ठीक है, चादर के समान फैलना आघात वर्ध्य कहलाता है। आघात वर्ध्य, ध्यान रखना है। चादर के समान धातुओं को पीटते हैं तो चादर के समान फैलती है, इसे आघात वर्धी कहते हैं। और इसका गुण जो है वो आघात वर्धिता। जैसे टीच, बच्चों को पढ़ाना टीच कहलाता है। ठीक है, बच्चों को जो पढ़ाना है वो क्या कहलाता है? टीच कहलाता है। और जो टीच करता है, मतलब जो बच्चों को पढ़ाता है, उसे अपन टीचर कहते कि नहीं कहते? तो उसी तरीके से इसमें आघात वर्धी और आघात वर्धीयता दो है। ठीक है, तो आघात वर्धी किसे कहेंगे? कि चादर के समान धातु का चादर के समान फैलना आघात वर्ध कहलाता है। पढ़ के सोच। ठीक है, और जब किसी धातु को पीटते हैं तो वहां चादर के समान फैल जाती है, इसके इस गुण को ही आघात वर्धिता कहते हैं। तन्यता, धातु का वहां गुण जिसके कारण उनके पतले तार खींचे जा सकते, तन्यता कहलाता है। चलिए, इसी के नीचे है ध्वनिक या सोनोरस। सोनोरस किसे कहेंगे? देखो रे भैया, जिसे कही मैंने ये बजाई, अब मानी तो ताली बजाई मैंने, मान के चलिए यहाँ पर कहीं मेरे हाथ में हथियार रहता, लोहे वोहे का, कहीं कभी स्कूल की घंटी या कहीं भी, ठीक है, मंदिर की घंटी हो गया, कुछ भी हो गया, लोहे से बनी हुई चीज, तो उसको आपस में जब अपन टकराएंगे ना तो आवाज उत्पन्न करेगी। मतलब ऐसी सारी की सारी धातु वो जो आवाज उत्पन्न करे, उन सारी की सारी धातुओं को क्या कहते हैं? सोनोरस कहते हैं या ध्वनिक कहते हैं। समझ में आ गया भैया? उदाहरण है मंदिर की घंटी, स्कूल की घंटी। हो गया, खत्म करूं आगे, बढ़ो जुलूस। हो गया, ये हो गया इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। अब अगला क्वेश्चन है आपका धातु और अधातु में अंतर। देखो बेटा, धातु और अधातु में ये केमिकल रिएक्शन के आधार पर है ये अंतर।
ये आपका रासायनिक गुणों के आधार पर, किसके आधार पर है ये? रासायनिक गुणों के आधार पर ये धातु धातु में अंतर है। देखो 3 तरह से अंतर पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछ लेता है भौतिक गुणों के आधार पर, दूसरा पूछता है रासायनिक गुण के आधार पर, और एक होता है नॉर्मल, केवल इतना सा लिखा रहेगा ये। पर ये जो उत्तर है यहाँ पर हम आपसे पूछा गया है कि रासायनिक गुणों के आधार पर धातु धातु में अंतर बताओ, और नॉर्मल अंतर रहे तो नॉर्मल अंतर में आप इसके भी पॉइंट लिख देना, और जो आपने देखा पढ़ा हुआ कि धातु में विद्युत की सुचालक होती है, अधातु विद्युत की कुचालक होती है, धातु उष्मा की सुचालक होती है, इसमें इसमें आघात वर्धिता का गुण पाया जाता है, इसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है, धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है, अधातु ठोस द्रव गैस अवस्था में यो जो अंतर वो पढ़ा था नहीं, वो बेटा भौतिक गुणों के आधार पर। समझ में आया? तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। इनकी प्रकृति अपचायक होती, इनकी प्रकृति कैसे होती? आक्सीकारक होती। ये जलीय विलयन में धनायन देते हैं, ये जलीय विलयन में ऋणायन देते हैं। ये अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ये अम्लों से क्रिया नहीं करते। ये जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, अम्ल से भी और जल से भी क्रिया करके हाइड्रोजन, ये जल से भी क्रिया नहीं करते। अधातु है। समझ में आया नहीं आया इतना? चलो हो गया जी। यहाँ से अच्छा, अब तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र है, तो ये तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो बुक में कॉपी में बना हुआ अभी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है अलग से भी। ठीक है, वहां पे नहीं देखा है तो बेटा बाबू वो देखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए ये। हो गया, सिखाया एक सेपरेट वीडियो में चित्र के नाम से, नहीं देखा तो देख लेना है ना बाबू। मनुष्य के मस्तिष्क के भाग क्या है? विभिन्न भागों के कार्य लिखिए। देखो प्रामस्तिष्क है, प्रामस्तिष्क का काम क्या है? यहाँ बुद्धि का विकास करता है, कोई भी अनुभव होगा उसका केंद्र होगा, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करेगा, और अविकसित होने पर, इसके अविकसित होने पर क्या होता है? व्यक्ति मंद बुद्धि होता है। कोई जरूरी नहीं कि पूरा लिखो बेटा, इसमें से आप पॉइंट ढूंढ लो कि प्रामस्तिष्क के कार्य क्या है। प्रामस्तिष्क क्या? बुद्धि का विकास करता है, अनुभव का केंद्र होता है, मानवभाव का केंद्र है ये। ठीक है, सभी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, और इसके अविकसित होने से मंद बुद्धि होता है। ये पॉइंट हो गए, कर पाओगे। अगला है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में क्या है? यहाँ तंत्र का संगठन केंद्र होता है, यहाँ जननांग, अंतःस्रावी ग्रंथियां, हृदय आदि क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। यह तंत्र का संगठन केंद्र है, यहाँ जननांग, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, हृदय आदि क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। मध्य मस्तिष्क, यहाँ दृष्टि श्रवण उद्दीपन को ग्रहण करता है। पश्चिम मस्तिष्क, इसके 3 उपभाग है। अनुमस्तिष्क, यहाँ अंग विन्यास एवं शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है। पोन्सवेरोलोई लई, तो यहाँ अनुमस्तिष्क के एक भाग से दूसरे भाग को प्रेरणाओं के प्रेषण का कार्य करता है तथा पेशी गतियों को नियंत्रण करता है। मेडुला ओब्लोगेंटा का आ जाएगा, ये अनिच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। बेटा ये आप कर सकते हैं। अच्छा, कभी डायरेक्टली पूछ ले, ये तो इस तरीके से भी आ सकता प्रश्न, और डायरेक्ट आ जाएगा मस्तिष्क के कार्य, तो मस्तिष्क के कार्य भी आपको अलग से करनी है कि ये बुद्धि का विकास करता है, अनिच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ठीक है, शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, दृष्टि और उद्दीपन को ग्रहण करता है, दृष्टि और श्रवण उद्दीपन को ग्रहण करने का कार्य करता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण हो गया। बस ये 3-4 अंतर आप लिख सकते हो, कर पाओगे। छापे तिलक सब चीन लीरे। अच्छा, किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है? ठीक है, तो लघुपतन कब आता है? जब विद्युत में तार और उदासीन तार सीधे संपर्क में आ जाते हैं। ठीक है, जब विद्युत में तार और उदासीन तार सीधे संपर्क में आ जाते थे, ऐसी स्थिति में परिपथ में विद्युत धारा एकदम अधिक बढ़ जाती है और लघुपतन होता है। सिंपल सी बात है। अच्छा, इसको पूरा भी लिखना चाहते, बता जरूरी नहीं कि पूरे लिखो, यहां से भी लिख जाओगे ना, जब कर देना तब को जब। ठीक है, अच्छा, जब परिपथ में विद्युत तारों का प्रतिरोध क्षतिग्रस्त हो जाता है तब लघुपतन होता है, इतना सभी लिख सकते हैं। जब परिपथ में विद्युत तारों का प्रतिरोध क्षतिग्रस्त हो जाता है उस तब लघुपतन होता है। या फिर यहां से लिख सकते हैं, जैसा जमे वैसा लिख सकते हो आप। दिष्ट धारा के 3 स्रोतों के नाम बताओ। तो दिष्ट धारा के दिष्ट धारा जनित्र,
विद्युत सेल बैटरी, सौर विद्युत सेल। हो गया, आगे बढ़े, यहां से आपका ये क्वेश्चन हो गया। चुंबक के गुण लिखिए, तो चुंबक के कोई 2 गुण लिखने आपको। चुंबक के गुण, तो चुंबक के गुण निम्नलिखित है। चुंबक चुंबकीय पदार्थ लोहा को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। दिक् सूचक के 2 उपयोग बताइए। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं चुंबक के 2 गुण में क्या है, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है, एन ध्रुव और एस ध्रुव होते हैं। चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। समान चुंबक ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। ठीक है, और दिक् सूचक को 2 उपयोग बताने हैं। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाने के लिए दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है। किसी चुंबक के ध्रुव ज्ञात करने के लिए भी दिक् सूचक का उपयोग करते हैं। हो गया, क्वेश्चन नंबर जो 21 है यह क्या कह रहा है उसको समझो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से सहयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस से क्रिया करेगा और अमोनिया बनाएगा। ठीक है भैया, तो इसकी संतुलित अभिक्रिया है, तो ये यहाँ पर है, इनकी संतुलित अभिक्रिया होगा। इमेज और ये तो आपको स्वयं को करना है बेटा, इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो में मैंने चैप्टर 1 पढ़ाया था तो वहां बता दिया, क्योंकि अब इतना समय नहीं है संतुलित के लिए, बहुत समय लगेगा इसके लिए। ठीक है, नाइट्रोजन है, तो जैसे नाइट्रोजन एक समझा देता हूं मैं आपको केवल, यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से सहयोग करके अमोनिया गैस बनाता है। तो देखो नाइट्रोजन में क्या है, देखो ध्यान से आपके सामने ही है, नाइट्रोजन है N2, हो गया, हाइड्रोजन है H2, अमोनिया का सूत्र होगा NH3। ये याद रखना पड़ेगा ना, ये सेपरेट वीडियो में समझा दिया आपको, है ना। नाइट्रोजन का है N2 H2 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर NH3 अमोनिया कितनी बार हो गया, ये मतलब H कितनी बार, हाइड्रोजन 3 बार, तो 3 बार तो हो ही नहीं। जैसे यहाँ 2 का गुना भी करूंगा मैं आगे, तो 3 दूनी कितना जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 करने के लिए यहाँ पर 3 का गुना करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि N कितनी बार है, 2 बार है नहीं, तो N 2 बार हो गया, ये खत्म हो गया बस। और क्या है, कर पाओगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये डायरेक्ट उत्तर है यहाँ पे, ये हो गया। अथवा वाला इसको समझते हैं कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो इससे पहले आपको वियोजन और संयोजन अभिक्रिया याद होनी चाहिए। तो वियोजन में क्या होता है, वियोजन में 2 एकल अभिकारक है, एक अभिकारक है मतलब, और वो टूट जाएगा और कितने उत्पाद बनाएगा, 2 उत्पाद बनाएगा। इधर वाला हिस्सा रहता है अभिकारक का और इधर रहेगा उत्पाद का, और एक को कहते हैं एकल, ध्यान रखना है। तो इधर बताओ मेरे को एकल कौन है, अभिकारक है। तो इसमें एकल अभिकारक टूटकर कितने उत्पाद बनाए हैं, 2 या 2 से अधिक बना सकता है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश 2 है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है तो वियोजन अभिक्रिया होती है। जबकि संयोजन में क्या होता है, संयोजन में इधर वाले हिस्सा देखना ध्यान से, इधर क्या है, अभिकारक है, इधर क्या है, उत्पाद है। अब देख के बताओ इसमें क्या है, इसमें एकल कौन है, एकल उत्पाद है, अभिकारक कितने, 2। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होता, टूटेगा तो नहीं, मिलेंगे, मिलते हैं और एक उत्पाद बनाते, एक मतलब एकल उत्पाद बनाते हैं, तो उसको कहते हैं अपन संयोजन। ठीक है, याद रहेगा। देखो भैया, तो वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट जाता है और 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। जबकि संयोजन में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलते हैं, संयुक्त होते हैं, कोई जरूरी नहीं संयुक्त लिखोगे, मिलते हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं, तो उसे कहते हैं अपन संयोजन। समझ में आ गया, नहीं आया, थोड़ा सा मैं 2-3 बार उसको अर्थ बता दिया, कंफ्यूज हो गए, कोई दिक्कत है, फिर से बोल दूं। वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटता है और 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, जबकि संयोजन में 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होते हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं। उदाहरण तुम्हारे सामने है कि देखो यहाँ पर अकेला था, 2 में टूट गया, यहाँ पे 2 थे, 1 बन गया। आगे समझ में नहीं, ये समीकरण याद भी है सबको। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है,
इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। देखिए विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण से अलग करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण से अलग करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो उसे कहते हैं विस्थापन। और द्विविस्थापन में क्या है, अभिकारकों और आयनों, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है कि विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण से पृथक करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ये हो गया आपका विस्थापन अभिक्रिया। FeCO4 4 है, 4 का ही ठीक है बेटा, थोड़ा बहुत देर हो गई ना वीडियो बनाते तो थोड़ा सा जबान तो लड़खड़ाएगी ही। CuSO4 है। अब इसने क्या कहा इसमें, ओ कॉपर, तो हटाओ तो भाग यहाँ से, भग तो कॉपर को भगा दिया और इसका स्थान ग्रहण कर लिया, तो बन गया क्या, FeSO4। आगे समझ में नहीं आया, ये आपने पढ़ा भी है बेटा, है ना इसको। ये अभिक्रिया इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है बेटा, यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने चैप्टर 1 जो है उसमें चैप्टर 1 में अभिक्रिया पूरा डिटेल में पढ़ाया है। चैप्टर 1 को आपको जरूर कर देख लेना है। वन शॉट मेरा एक वीडियो भी डला हुआ है, नहीं देखा किसी का भी देख लो, कोई जरूरी नहीं कि नहीं मेरे देखो हमें बल्लम चलनी है, कहीं से कर लो पर कर लेना बेटा, है। ये हो गया। अब ये भी रिक्वेस्ट है, उन बच्चों से रिक्वेस्ट है विनम्र कि जिन बच्चों ने अभी तक जिन बच्चों ने पेड कोर्स नहीं किया बेटा, मात्र 200-300 रुपए का खर्चा, यदि एक सब्जेक्ट लोगे तो 100 रुपए का है। समय के अनुसार देखते रहना, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, ठीक है, उसी में से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर बन के आ रहा है। मैंने पहले भी आपको, यदि बाद में वीडियो देख रहे हैं तो आपने देखा होगा, ठीक है, कि सारी चीजें बेटा, सारी चीजें वही आएगी, 100% आप तो मिला लेना, क्योंकि ये वीडियो मैं शूट आपके पेपर से पहले ही कर रहा हूँ। वीडियो के बाद में भी आप पेपर दे के आ चुके होंगे या फिर कोई सा आपने पेपर दे दिया है, ठीक है, तो आप मिलान कर लेना कि पहले जो वीडियो मैंने बनाया उन्हीं में से पूरा 100% है, तो साइंस का पेपर भी पूरा 100% आएगा ही आएगा। अभी तक कोर्स नहीं लिया है तो एक विषय को यदि आप लेना चाहते हैं तो 100 रुपये का है, पूरे ले रहे हैं तो 300 रुपये में आपका काम हो रहा है, नहीं किया तो कर लो जल्दी, अभी भी मौका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समीकरण सहित वर्णन कीजिए। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्या है, सभी हरे पौधे, ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सभी हरे पौधे, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का उपयोग करके ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है, तथा इस क्रिया में फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस साफ उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे तो ऐसे परिभाषा है, देखो पुराने समय से मुझे याद है थोड़ी सी, उसको बता देता हूँ कि सभी हरे पौधे सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में, मतलब क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, इस और ऑक्सीजन गैस सह उत्पाद के रूप में निकालते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो 6CO2 + 12H2O C6H12 O6 6O2 C6H2O + 673 केल्विन, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। और बुक में बेटा ये नहीं है तो आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है, मिला लेना है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22 का, धमनी और शिरा में अंतर। धमनी और शिरा में अंतर। धमनी हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को पहुंचाने का कार्य करती है। देखो धमनी, ये समझ लो कि दोनों ही क्या करती है, हृदय तक रक्त का काम करेगी। तो धा से धमनी और धा से धकेलना, धा केलना, धा से धमनी और धा से धकेलना। तो धमनी क्या करेगी, धकेलेगी, धकेलेगी किसको, मतलब हृदय से धकेलेगी, कहाँ धकेलेगी, कहीं वहां 2-4 गांव में ले जाएगी, कहीं शरीर के विभिन्न भागों तक, हाथ तक, पांव तक, नाक तक, मुंडा तक, हाँ भैया, ठीक है, कान तक। तो ये खून को ले जाने का काम कौन करेगी, धमनी। धमनी वास्तव में क्या है, नस है रे, नस, नब्ज, जो काट लो खत्म कहीं की बात, ठीक है। तो धमनी क्या करती है, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करती है। और शिरा क्या करती है, सांसे शिरा और सांसे समेटना, तो सब दूर से समेटेगी, ओ घेर घूर के ले आओ, आ जाओ, सब दूर से ले आई, ठीक है। तो सब दूर से लेके कहाँ पटकेगी, कुड़ काट के,
पर टैंकर खाली करने चल जाएगी हृदय तक। तो धमनी हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को पहुंचाने का काम करती है, सिरा शरीर के विभिन्न भागों से इकट्ठा करके हृदय तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है। अच्छा, धमनी की जो दीवार होती है वो मोटी होती है, सिरा की दीवार पतली होती है। धमनियों में रक्त का प्रवाह तीव्र गति से होता है, सिराओं में रक्त का प्रवाह धीमी गति से होता है। धमनी में कपाट पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, धमनी में वाल्व नहीं पाए जाते, सिराओं में पाए जाते हैं। ठीक है, और एक ऐसी धमनी है फुसफुस। फुसफुस धमनी को छोड़कर बाकी सब धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। और ठीक है, और फुसफुस सिरा को छोड़कर, ठीक है, बाकी सब सिराओं में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कोई समस्या है, दिक्कत है तो एक वीडियो मैंने पहले से एक धमनी और सिरा के नाम से एक अंतर का मैंने वीडियो डाल दिया है। बेटा इसमें साइंस में आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आपको है ना, मैंने पहले से ऑलरेडी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला बनाई थी ना, उसमें समझा दी है। अब भाई साहब वो तो ऐसा है कि जिस बच्चे ने पढ़ लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा है समय के अनुसार अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा। एमपी बोर्ड के तहत जो आपका क्वेश्चन पेपर बन रहा है उसमें एनसीईआरटी कोचिंग का जो क्वेश्चन पेपर है मॉडल पेपर, वो मॉडल पेपर आपके सटीक बैठ रहे हैं पूरे के पूरे। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े बेटा एप्लीकेशन में जुड़ जाओ, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, तुम्हारे जीदाई जी का नाम रोशन कर दो रे, मान जाओ, खेबड़िया ऑन फेफड़ी फेंक दोगा। ठीक है, अभी भी मौका है मेरे बाबू, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि यार भटकों बच्चों को आप जुड़ो भले मत जुड़ो, पर ये कहूंगा कि जिन बच्चों को मुझ पर ट्रस्ट है वो जरूर जुड़ जाओ, क्योंकि मैं जो चीजें प्रोवाइड करा रहा हूँ वो कहीं भी एमपी बोर्ड में कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, बाकी सारे लोग आपको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा कोई बताएगा कि नहीं असली पेपर है हमारे पास, नहीं ये है वो है, भैया मेरे बाप का क्या जाए रे, मैं भी कह दूंगी नहीं हाँ असली पेपर है बेटा, ले लो जाओ, असली पेपर दूंगा 300 रुपये में, जाओ लिया। मेरे को जीवन बर्बाद नहीं करना बच्चों, मॉडल पेपर दूंगा, पर हाँ ये गारंटी है कि एक तरफ असली पेपर रख लेना और एक तरफ मेरा मॉडल पेपर रख लेना। डंके की चोट पर कह दूं कि 95% सेम नहीं आया, नहीं तो वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगा। और क्या कहूं अब तुमको कि एक पेपर में से काम हो जाए, तो कि मैं दादा बाप दादा का वहां वो बैठे नहीं एमपी बोर्ड में कि नहीं एक पेपर में से पूरा पेपर फंस जाएगा, नहीं, कम से कम आपको 4 पेपर तो मिनिमम करने ही पड़ेंगे। और जिसको चाहिए कि नहीं मेरे को तो 95 प्लस चाहिए, तो वो 6 पेपर करेगा, प्लस ओटी क्वेश्चन की एक श्रृंखला मैंने बना दी वो कर लेगा। और बाकी ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे पेपर करने हैं आपको, अरे 95 में से 75% तो आपको याद है रे, केवल आप खुद डर रहे हो कि नहीं यार ऐसा होगा, तो नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ बेटा भी, है ना। ये हो गया, कर पाओगे। और धमनी और सिरा में अंतर हो गया। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश क्रिया का समीकरण लिखिए, ये ऊपर आपका हो गया है। ठीक है, इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की लंबाई का कोई बिंब है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। इस स्थिति का साइज ज्ञात कीजिए। तो इसका जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। यदि इसी प्रश्न के नाम से आप सर्च करोगे ना तो आगे लिख देना एनसीईआरटी कोचिंग। ठीक है, तो मिल जाएगा आपको। थोड़ा बहुत बोलते हो 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या और बाय एनसीईआरटी कोचिंग, तो ये मिल जाएगा। मैंने सेपरेट वीडियो में समझा रखा है क्योंकि यहाँ पे समय ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। अब देखिए बेटा क्या है अगला क्वेश्चन आपका, आवर्धन किसे कहते हैं। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये हटाओ, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, बस इतना सा कर दो। ठीक है, तो एम इक्वल टू आ जाएगा आपका एच डैश बटा एच, बस इतना भी लिख दोगे चलेगा, या फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई लिख सकते हो बढ़िया से। अच्छा 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता का सूत्र आपको बताना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 23 है बाबू, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया आपका, और 22 के बाद में आपका ये सेट डी है। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ उसमें क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या कह रहा है बाबू। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 22 है ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है बेटा, क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर वाला, सिंपल है। और क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं एक नजर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 23 जो है आपका, फिर से 23 हो तो क्या ये बेटा, 23 ही तो था, गलती से 22 बोल रहा मैं, हो गया बेटा 23 ही तो था, 23 में। ठीक है, हो गया, मेरा हाथ गलती होगी वो तो। चलिए
तो ये 2 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता आप कर लोगे आराम से, नहीं किया तो कर लेना है ना, ठीक है। तो आप पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप तो निश्चिंत रहो, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ प्रॉपर तैयार करोगे, गाइडेंस को फॉलो करोगे, जो बता रहा हूँ 95% की जवाबदारी मेरी है, ठीक है। बाकी आप अलग से पढ़ो मेरा बाबू, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, कहीं से भी पढ़ो, पढ़ लो यार अच्छे से बस, है ना, माँ बाप का नाम रोशन करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।